औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, मैं अपने मौजूद मेहमान का जो है वो तारुफ कराना चाहता हूँ। विद मी ओवर हियर इट्स अ स्टार स्टडीड पैनल ओवर हियर जस्ट लाइक ऑलवेज एट पीटीवी स्पोर्ट्स। सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की शान मान और आन, द फास्टेस्ट टू एक्चुअली स्टेप ऑन दिस प्लैनेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. Welcome to the studios. Thank you very much, sir. Thank you so much. I've been missing you guys. Likewise, likewise. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Alongside him, ladies and gentlemen, we're very lucky that we've actually been joined with somebody who happens to be one of those people जिनका मेरा ख्याल है इनसे ज़्यादा accuracy के साथ हमने Yorkers नहीं देखे होंगे, but not just that, you know, recently we have seen him in coaching positions as well, ladies and gentlemen. In addition to this, I think it's the second time that I'm actually sharing the studios with him as well, ladies and gentlemen. He's my gym partner too. He is Mr. Umar Gul. Assalamu alaikum, Umar bhai. Thank you so much for joining us. How are you? Walaikum salam. Thank you so much. Welcome back to PTV Sports. How do you feel? How do you feel? नहीं, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद अच्छा फील कर रहा हूँ। जहाँ पे छोड़ा उसी जगह पे वापस आ गए। क्या बात है। और वहीं से इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे। But ladies and gentlemen, the only Pakistani women cricketer who happens to have this honor of being the ICC Hall of Fame inductee, ladies and gentlemen, former skipper for Women's One Day International, T20 Internationals, she is Madam Sana Mir. Assalamu alaikum, madam. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here as well. और ख़वातीन और हज़रात, जिनके बगैर हमारा दिल लगता नहीं और जब तक हम उनको पिच पे ना देखें, कमेंट्री बॉक्स में ना सुने, तो ऐसा लगता है कि मैच इनकम्प्लीट है। Ladies and gentlemen, the most sane voice, former Test cricketer himself, Mr. Bazid Khan, joining us all the way from West Indies. Bazid bhai, assalamu alaikum. How are you feeling today? वालेकुम सलाम शहजाद, आप सब लोगों को सलाम करता हूँ जो स्टूडियो में हैं। और आज जरा ख्याल करना, आज फुल हाउस है, जरा ध्यान से शो करना शहजाद। जी जी, कोई मसले की बात नहीं, हमारी टीम भी फुल हाउस है। बाजिद भाई, सबसे पहले एन ओवरव्यू मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, एहतियात करते हुए एक ओवरव्यू आपसे लेना चाहता हूँ। यू नो द सीरीज दैट पाकिस्तान वाज एबल टू क्लिंच against West Indies. How do you see the impact that Pakistani players and the new team has actually created? देखिए, जो हसन ने प्रॉमिस किया था कि मैं वो क्रिकेट खेलूंगा जहाँ 20 ओवर पार हो, वो आखिरी मैच में उन्होंने कर दिया 20 ओवर पार। फिर सुफियान मुकीम की जो परफॉर्मेंस, जो शायद उसको पहले भी खिलाना चाहिए था, लेकिन जो उसने बॉलिंग की है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। शायद हम विकेट्स का कॉलम देखते हैं, विकेट्स का कॉलम इतना मैटर नहीं करता क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त थी। फिर साहिबजादा फरहान ऑब्वियसली पॉजिटिव, लेकिन एक चीज़ तो ये ज़रूर है, अभी तक जो जितनी भी सीरीज़ हुई हैं, हसन अपना जो फ़िलासफ़ी लेके आए, जो थ्योरी लेके आए हैं, उस पर वो चलना चाहते हैं और कोशिश भी उनकी यही है कि उसी पे चलते जाएं। प्लस अब वो इंडक्ट कर रहे हैं अपने पुराने सीनियर प्लेयर्स भी, तो उस फ़िलासफ़ी के साथ साथ जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको भी उस फ़िलासफ़ी के अंदर ही रह के खेलना होगा और वो उसको चलाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, स्पेशली पाकिस्तान और स्पेशली इस कप्तान और मैनेजमेंट के लिए जीतना, क्योंकि अगर ये सीरीज़ भी हार जाते फिर डाउट्स ज़्यादा क्रिएट हो जाते। बांग्लादेश में हम हार गए थे, तो उसके बाद 2 अगर बैक टू बैक आप सीरीज़ हारें हैं तो फिर मैनेजमेंट पे डाउट्स क्रिएट ज़्यादा हो जाते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। Exactly. Thank you so much, Bazid bhai, which is why, you know, I think it will give me an opportunity to kind of take advantage. जहाँ पे I would want to share, you know, the result summary with our audiences as well. जैसे अगर हम 3 T20 इंटरनेशनल्स की बात करें, पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज, is the general first T20 Pakistan beat West Indies by 14 runs. Second T20 international, West Indies beat Pakistan by 2 wickets. That was a bounce back. And third T20 international, Pakistan beat West Indies by 13 runs. Shoaib bhai, जो एक और आपसे बहुत ही इस सीरीज से पहले भी आपने बात की थी और आपने कहा था कि यार बिल्कुल होना चाहिए, तो हारिस और शाहीन का अगर हम अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, उनका कमबैक हमने जरूर देखा। बट अगर हम हारिस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ऑब्वियसली ही वाज अ लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड। शाहीन से हम एक्सपेक्ट करते थे ही गेट अस विकेट्स, कुडंट डू दैट। हाउ डू यू सी देम कमिंग बैक इन द टीम? सवाल क्या है? सवाल ये है, हाउ डू यू सवाल क्या है? सवाल में जान डालो ना, दिल भर गया हारिस के नहीं। सवाल क्या है बताओ? सवाल यही, हाउ डू यू सी देम कमिंग बैक इन द टीम? रिदम कैसे करना चाहिए? एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर है, लैकिंग बॉलिंग प्रैक्टिस, बट ही विल कम बैक टू इट, राइट? He is the guy that we invested almost about a decade, almost, and he realizes that. और उसको ये भी पता है यार कि जो आधे का फास्ट बॉलर आया तो then is going to be a problem. Yes, this guy is here and there everywhere when it comes to giving runs
तो हारिस को बॉल दे दो, हारिस कर। लेकिन हारिस एक ऐसा मैच विनर भी है कि जहाँ पे गुल्ली की तरह जाता है ना, वो फिर वो T20 में स्पेशली, खैर गुल्ली गिलास तो लदा थी ना, वो तो बॉल हिला नहीं तो गया फिर काम। इवन द नया बॉल, इसके बारे में जो बात करते हैं ना, पुराना बॉल नहीं, इसने टेस्ट मैच में नए बॉल से आउट किया है। बट हैविंग सेड दैट, बट वी नीड टू अगेन गिव हिम अ मोर चांस, थोड़ा लाड प्यार, थोड़ा जफ्फी, थोड़ा सा पप्पी शप्पी, या हारिस मेरे बच्चे, कोई बात नहीं यार, आजा जरा थोड़ा सा आजा। अगेन मैं बार बार उससे मैं पिछले 5 साल से उसको पीट रहा हूँ कि तेरा लैंडिंग फुट 1.5 फुट पीछे, खुदा के बंदे बहुत जोर लगता है, जिसकी वजह से तेरा लेंथ बॉल कंट्रोल में नहीं रहता। एक बॉल तो कर लेता है, स्लोअर वन अच्छा करता है, और दूसरा पिछला बॉल अच्छा करता है। जब पॉपिंग क्रीज को जब तक यूज नहीं करेगा, then there you always gonna find a problem, because you will never have the rhythm every time that you go in. True. You see, every time that you run ना, even to running, जब आप रन करो तो हर रोज का रिदम भी नहीं है, तबीयत भी नहीं है। अगर रनअप सेटल ना हो तो देन उसका ऑड बॉल जो है वो लेंथ बॉल से पीछे गिरता है, जहाँ पे रन पड़ते हैं। ये इसको सिंपल बात मैं समझा रहा हूँ, काफी देर समझ नहीं पाता। बट अगेन वो नीड टू लव हिम, सिक्योर हिम, एंड अ न्यू कोच along with it, I think they're going to make a best out of it. Exactly. Thank you so much for commenting on that. मैं अब ये उमर भाई, चूंकि हम फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने हारिस के हवाले से पर्सपेक्टिव से बात की। अब अगर हम डेथ बॉलिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली आपसे बड़ा एक्सपर्ट हमने नहीं देखा T20 इंटरनेशनल्स में, अल्हम्दुलिल्लाह हारिस बहुत ही एक्सपेंसिव रहे, शाहीन अनफॉर्चुनेटली couldn't get the job done. Do you think that there is an issue with our death bowling? देखिए, सबसे पहले तो शेब भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो कंट्रोल आता है आपके लंबे स्पेल से आता है। काफ़ी अच्छे से हमारे जो फास्ट बॉलर स्पेशली T20 ज़्यादा खेल के आ रहे हैं। अगर आप रिसेंट पास्ट की बात करें तो मोस्टली T20 खेल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली या कंसेक्टिव आप एक जगह पे बॉल नहीं करते। जब आप एक जगह पे बॉल नहीं करते, कंट्रोल के साथ नहीं करते, तब आपको मार पड़ती है। जहाँ तक हारिस रऊफ के है, तो मेरे ख्याल से उसका जो कॉन्फिडेंस है, पहले जो वेरिएशन वो यूज़ कर रहा था स्लोअर वन और यॉर्कर उसका बहुत अच्छा था, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्यों अपने बॉल को यूज़ नहीं करे यॉर्कर को। उसके साथ पेस भी अच्छे है, एक्यूरेट भी था, लेकिन वही अगेन कि वो ज़्यादा लंबी क्रिकेट नहीं खेल रहा, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी वो उस तरह नहीं रही जो पास्ट में रही। डेथ में हमें प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली फास्ट बॉलर को T20 में भी। और मेरा सवाल है, कंटेंट जरा अच्छा जरा फेंकते हैं। सवाल है, अगर T20 के आप बॉलिंग कर रहे हो, वनडे में कर रहे हो, कप्तान तुम्हारे सर पे चढ़ा रहे, ये करना, यहाँ बॉलिंग करनी, यहाँ करें, समझ गया ना मुझे यार, कहाँ कर, यस यहाँ करें, तेरी बॉलिंग कितनी रह जाएगी, ऐसा बॉलर कितना रह जाएगा? 50, बिल्कुल 50 से भी आधे से भी ज़्यादा। मुझे आपकी एक बात याद है, जब आप किसी फास्ट बॉलर के पास जाते हो ना, आप उसको बोलते हो कि स्लो बॉल करो, फिर वो फास्ट बॉलर किस चीज़ का, आई रिमेंबर आपकी वो बात। वो कहते हैं ना कि जब आपके साथ सीनियर होते हैं ना, तो प्लेयर्स जूनियर वो सीखते हैं। तो हमें शेब भाई की वो बात याद है कि जब तक आप अच्छी बॉल कर रहे हो, आप तेज़ करो। कैप्टन को नहीं बोलना चाहिए कि आप स्लोअर वन करो या ये बॉलिंग। बॉलर जो है वो अपना कैप्टन भी होता है, कोच भी होता है, मैच भी होता है। अरे ये आपने बात आपने अच्छी की है, क्योंकि मेरा ख्याल है कप्तान का काम जो है वो स्ट्रेटजी है। जो हारिस को जब फ्रीडम मिलती है ना एक्सप्रेस करने की, गुल्ली का 2008-9 का सीजन क्यों अच्छा गया, ये तेरा बॉल है, ये तेरा स्पेल है, मर्जी है यार, जो मर्जी कर, क्या परफॉर्मेंसेस थी बेहतरीन। जब तुम हर वक्त फास्ट बॉलर के सर पे चढ़े रहोगे ना, वो एक तो अपनी बॉलिंग भूल जाएगा, दूसरी लाइन उसकी कभी आनी नहीं, क्योंकि कप्तान चाहता है मैंने फील्ड यहाँ सेट की, वो माफ कर रहा, तुझे विकेटें चाहिए, तुझे रन रोकने, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट 3-4 years back and 5 years back. Again, you should love the fast bowlers and give them an opportunity. यार जो तेरे पास कैपेसिटी है ना, जो स्किल सेट है ना, यार वो डिस्प्ले कर, आप गुल्ली टेक ओवर। आई थिंक आपका जो रोल है ना, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर्स को अपने रोल का पता हो कि टीम में से क्या डिमांड करे, सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से मेरा क्या रोल है। ठीक है, इट डजंट मैटर कि आपको पहले से बताया कि आपने मिडल में आना है या स्टार्ट में आपने बॉल नहीं, आपसे ऑन द स्पॉट मैच आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उस टाइम पे आपका जो रोल है वो एक बड़ा प्लेयर बनाता है। एंड उसके लिए यू हैव टू बी वेल रिहर्स्ड एज वेल। और अगर हम पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग के हवाले से मैं अगर बात करूं तो सुपर ओवर्स में भी जाके हमने देखा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए कोई खातिर का रिजल्ट्स नहीं है। डेथ बॉलिंग की बात करते हैं तो काफी सारे मैचेस शायद पाकिस्तान डेथ बॉलिंग की वजह से हार गया। सना, जो एक और बात बहुत ही वाज़ेह है, जब हमने माइक हेसन के हवाले से बात की थी हमने बांग्लादेश सीरीज में, कि यार वो जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो शायद अकॉर्डिंग टू पिचेस नहीं अप्लाई कर पाए। हम
अडाप्ट नहीं कर पाए, हमने मेक श्योर नहीं किया कि यार जो स्ट्रैटेजी हम ग्राउंड में लेके उतरे थे उसको सफाइस करें। डू यू थिंक कि वो जो ब्लूप्रिंट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम अप्लाई करने में कामयाब हुए? देखिए 2 मैचेस हमने बेहतर खेले हैं और मुझे जो चीज़ अच्छी नज़र आई उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई। उनकी इनिशियल जो प्लान था उसमें उन्होंने बाबर को भी बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया था कि जी आपका मुकाबला फ़खर और साइम से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, उन्होंने उसको दोबारा रिपीट भी किया। पर जिस वक्त साहबजादा परफॉर्म करते हैं तो वो उन तीनों को टॉप ऑर्डर में ले आते हैं। उससे एक सिर्फ जो चीज़ नज़र आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, टीम डेवलप करें पर कोई रिजिड माइंडसेट नहीं है कि हमने बस यही करना है और चाहे वो सही है या गलत है हमने वैसे ही करना है। अगर एक चीज़ उनको लग रहा है कि उनसे मिस हो गई थी, साहबजादा को वो नहीं देख पाए थे, तो अपने आप को भी रूम दिया, साहबजादा को भी रूम दिया कि वो आके परफॉर्म करें, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हुआ। तो इस तरह से जब आपको नज़र आ रहा होता है कि थिंकिंग एक कोच की नज़र आती है तो वो अच्छी चीज़ है। फिर जो बॉलर्स की रोटेशन की वो भी एक नज़र आया कि हारिस को एक मैच बीच का बिठा दिया, शाहीन को आखिरी मैच बिठा दिया, फिर प्रेशर आया बॉलर्स के ऊपर, उस पर भी उन्होंने डिलीवर किया। नवाज़ की फॉर्म का वापस आना ये भी खुशाइन बात है पाकिस्तान की। तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए हैं। अब देखना होगा कि वनडे क्रिकेट के अंदर जब बाबर और रिजवान आते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह के ये कोच लग रहे हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो बाबर रिजवान अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ही होंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है प्लेयर को जिस वक्त वो वापस आता है गेम में कि उसके ऊपर कोई तलवार ना लटकी हो, उसको ये पता हो कि हाँ मेरी टीम, मेरा कोच मुझे बैक करें। उसके बाद आपसे परफॉर्मेंस हो या ना हो, दैट इज अच्छा सना, एक और बात है ना, T20 में आप स्पेशलिस्ट किसी चीज़ के नहीं है बट हर चीज़ के। अगर आप ये एज अ बैट्समैन ये सोच रहे हैं ना कि यार कि मैंने बस यही रहना है, T20 फॉर्मेट आज की डेट में इजाज़त नहीं देता। ठीक है, कौन सी टीम ऐसी है मुझे बता कुछ जो प्लेयर हर नंबर पे ना खेला हो? मिसालें हैं सबके सामने। ओपनर्स के अलावा तो सारे यार फ्लेक्सिबिलिटी है। ओपनर्स भी चेंज है। मैं तुम्हें 30,000 कॉम्बिनेशन दे सकता हूँ। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, फॉर दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट यू गॉट टू बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, साहबजादा को 3 खेलना है तो करने दो, फखर की फॉर्म लगी है फखर को आने दो, फखर को 3 खेलना है, फखर ड्रॉप नहीं होता, फखर की जगह रहती है। बाय ऑल मीन्स ही इज द मैच विनर, द गाय विद द ग्रेटेस्ट इंटेंट, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट द गाय डजंट हैव द इंटेंट, ही हैज मोर इंटेंट to win over this place. But again, having said that, I think the combination is getting sorted out when it comes to it. ठीक है, Give him a bit of a room and a chance. Now वो the World Cup आप फौरन sack कर देंगे। ठीक हो गया। एंड मेरा ख्याल है ये मतलब यही होता है ना हमारे वर्ल्ड कप के बाद फौरन sack कर दो। अच्छा, पहले भी हो जाता क्योंकि था। इन्होंने अडैप्टेशन की यहाँ पे बात की। बाजिद भाई, यू नो गोइंग इनटू एशिया कप, अगर हम अपने अब T20 इंटरनेशनल स्क्वाड को देखते हैं, डू यू थिंक कि अब हमारे पास राइट हैंडफुल कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, या आपको लगता है कि अभी भी हमें शायद किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत पड़ेगी? देखिए एशिया कप यूएई में होना है। यूएई में शायद ऐसा हो कि आपको 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने पड़े, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलराउंडर्स पे ही मतलब ज़्यादा इंसान ऑलराउंडर्स पे ही करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक बैटिंग लंबी ना हो तब तक आप वो जो फ्रीडम है या ज़्यादा रिस्क, हाई रिस्क बैटिंग कर नहीं सकते। तो उसको कहीं ना कहीं मतलब आपको देखना ज़रूर होगा कि कहीं पे स्पेशली यूएई में आपको ऐसे भी होगा जहाँ पे आपको 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने हो। अगर 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने हैं तो फिर उसके बाद आपको बैटिंग को देखना पड़ता है, क्योंकि फिर बैटिंग आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब उसमें कैसे वो बैलेंस करते हैं वो देखने की बात है। बाकी जिस सिम्त में चले हुए हैं माइक हैसन, मेरे ख्याल से तो अभी तक तो बढ़िया सही जा रहे हैं। उस तरह मतलब उनके पास लगता है ऐसे है कि उनकी चल भी रही है और थोड़ी अथॉरिटी भी है। तो जब तक मैनेजमेंट या कोच और कप्तान के पास अथॉरिटी होती है तो वो फिर बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, रही अभी जो डिस्कशन हो रही थी डेथ ओवर्स की, हारिस रऊफ पहला मैच खेला, बहुत ही टेस्टी लगा। दूसरा मैच में अगर आपको याद हो तो उसने 18वां या 19वां ओवर बहुत ही जबरदस्त किया था। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। थोड़ा सा उसको भी आप लीवे दें। जो पिछला जो तीसरा T20 हम जीते वो एक सुफियान मुकीम का ओवर और एक हारिस रऊफ का ओवर, वहां से हम मैच जीते। तो डेथ बॉलिंग में अभी भी आपका जो नंबर 1 है वो हारिस रऊफ ही है। ऑफ फॉर्म तो हो सकता है, वो इतने मुश्किल ओवर करता है कि जब उसको मार पड़ने लगती है तो फिर बहुत ज़्यादा मार होती है। बट आप ये ज़रूर जहन में रखें कि हारिस रऊफ हमेशा T20 में स्पेशली मुश्किल ओवर ही करेगा, एंड में ही बॉलिंग करेगा। वो नहीं आपका पहला ओवर वो नहीं करेगा या दूसरा ओवर वो नहीं करेगा, वो तब करेगा जब
रन्स हो रहे हों, तो थोड़ा सा उसको लीवे देना पड़ेगा। अभी वापस आया है टीम में, आई थिंक वो जो इसने एक ओवर किया है वो बड़ा ज़बरदस्त किया था, तो ठीक है, ज़ाहिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, बट मतलब थोड़ी उसकी मैच फॉर्म आ जाए तो आप अगर किसी का नाम लेते हैं कि इस वक्त डेथ बॉलिंग में T20 में स्पेशली कौन करेगा, तो सबसे पहला नाम हारिस रऊफ ही आता है। ठीक हो गया. And ladies and gentlemen, from here onward, we're going to take a short break. A lot more on the other side. Please make sure that you stay tuned to PTV Sports and TapMatch. वेलकम बैक. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बिफोर हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, वी डिड मेंशन, मैंने जिक्र किया था कि अब हम 3 वनडे इंटरनेशनल जो पाकिस्तान खेलेगा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसके हवाले से बात करना चाहते हैं. सबसे पहले द स्केड्यूल इज गोइंग टू बी अप फ्रंट एज वेल, वेयर इट्स गोइंग टू बी टुमारो इंशाल्लाह एट 11 PM in Trinidad and Tobago, and the second one day international Sunday 10th of August, and the third one day international Tuesday 12th August 6:30 PM. तो पहला जो है वो 11 बजे, बाकी दो जो है वो 6:30 बजे इंशाल्लाह. And we will make sure that, you know, for all of our audiences who are out there, that we bring you non-stop live action. But before I actually pose any question, मुझे ये लगता है कि पहले ज़रा स्क्वाड के ऊपर एक बगौर जो है नजर डाली जाए और फिर उसके बाद तस्करा किया जाए. तो मैं आई थिंक आई वुड वांट टू ब्रिंग इन मैडम सना मीर ओवर हियर विद रेफरेंस टू द स्क्वाड. सो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी आए हैं, इन प्लेस आए हैं. फिर उसके बाद जो जिनकी अच्छी फॉर्म लगी भी है वो भी कुछ खिलाड़ी हमने आगे कवर किए. नसीम शाह बॉलिंग में वापस आए हैं, सुफियान मुकीम को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, और मोहम्मद नवाज जो है वो बहुत अरसे के बाद जो है वो वनडे क्रिकेट खेलेंगे. सो बहुत से ऑलराउंडर्स भी जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, और यहीं से मेरा ख्याल है हमारा कंसर्न भी है, यही बात हम करना भी चाहते हैं. सो आई थिंक सना, स्पीकिंग ऑफ ऑलराउंडर्स एंड देयर यूटिलिटी एंड माइक हैसन्स मेंटालिटी इन वनडे इंटरनेशनल्स, देखिए ट्राई किया है और भी ऑलराउंडर्स को. खुशदिल चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, वो अब नज़र नहीं आते यहाँ पर. नवाज को वापस लाया गया, शादाब इंजर्ड हैं ऑब्वियसली. ओवरऑल इस वक्त ज़्यादा बड़ी सीरीज़ तो इस वक्त यही नज़र आ रही है कि बाबर और रिजवान की वापसी हो रही है, क्योंकि बहुत प्रेशर, बहुत सी बातचीत, बहुत कुछ बातें चल रही हैं, तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर ज़रूर होगा. और उस तरह की बैटिंग ट्रैक्स नहीं होते, आपको पता है वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी सी मेहनत करके बारी लेनी पड़ती है, रन बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ा प्रेशर एक्स्ट्रा आपके बैटर्स के ऊपर तो लाजमी होगा. अब्दुल्ला शफीक वहाँ पे अच्छी चीज़ ये कि सऊद शकील ने, साइम अयूब ने जो अपने ऊपर से प्रेशर था वो ऑफ कर दिया, तो एटलीस्ट एक प्लेयर फुली कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एग्रेशन के साथ वहाँ आ सकते हैं, और बाकी थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं अपने आप को सेटल करने का. हसन नवाज़ का इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो जगह बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे 11 के अंदर. और उसके बाद आपके पास फ़हीम हैं, और आपके पास नवाज़ भी वहाँ मौजूद हैं, और फिर बॉलिंग लाइनअप भी अब कंप्लीट आपके पास आ चुका है. और अच्छी चीज़ यही है कि रेगुलर रोटेट करते रहे बॉलर्स को. मैं अगेन बात कर रही हूँ कि शाहीन ने भी 2 ही मैच खेले, हारिस ने भी 2 ही मैच खेले, तो फ्रेश वनडे के अंदर आएंगे. और ये बड़ा ज़रूरी है कि पहला वनडे आपकी बेस्ट 11 ज़रूर खेले, ताकि अगर आप लीड ले जाते हैं फिर अगले मैचेस में आप फिर रोटेशन पे जा सकें. एग्जैक्टली. जहाँ आपने बाबर की बात की, शेख भाई, बाबर जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें वनडे में नजर आएंगे, जलवागर होते हुए नजर आएंगे. कितना प्रेशर होगा बाबर आजम के ऊपर कि वो अच्छे से परफॉर्म करें इस फॉर्मेट में, और फिर उनका कमबैक हो इन T20 इंटरनेशनल्स टू. अच्छा, उन्होंने खेलना है, जस्टिफाई करना है, ये आप पहले मुझसे सवाल करें. जी, उन्होंने खेलना है या उन्होंने जस्टिफाई करना है? ये प्रेशर उस पर नहीं होना चाहिए. ये प्रेशर उस पर क्यों है? क्योंकि उनकी एबिलिटी के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, बट फॉर्म पे तो क्वेश्चन. Ask me ना. जी जी. I'm asking you. Okay. Ability to win matches. Yes, obviously. हाँ, 2 कान छिपा लेना, आवाज ना आती. उनकी एबिलिटी. I know, एक तो जोर है, DCR लगा, पीछे जोर लगा हुआ है. Again वो जस्टिफाई करने के लिए खेल रहा है. प्रेशर तो होगा. Poor guy. But what he needs to do is that, you know, go take your time, do what you do best, and that's Babar Azam. Exactly. And उमर भाई, जब बाबर खेलते हैं तो उनसे अच्छा तो कोई भी और अट्रैक्टिव बैटर नहीं लगता. इट लुक्स लाइक एज इफ इट्स अ ट्रीट टू द आई. तो हमने उनके ऊपर ये अननेसेसरी प्रेशर क्यों क्रिएट किया? मेरे ख्याल से एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है उससे, जितना उसने परफॉर्म किया पिछले 4-5 साल में, बल्कि ज़्यादा अरसे से वो काफ़ी परफॉर्म करके आया. दूसरा, उसने अपने ऊपर खुद ही प्रेशर डाला.
क्योंकि वो ट्राई कर रहा है उसका जो अपना नेशनल गेम है वो उससे हट के खेलने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली T20 में। उसको अपने स्ट्राइक रेट की उसको फिक्र पड़ गई, वो परफॉर्म कर रहा था 120-130 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन अभी रिसेंट पास में जितनी भी उसकी जो फेलियर है, स्पेशली उसका आउट ऑफ फॉर्म होना या T20 में उस तरह के स्ट्राइक रेट से ना खेलना, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो अपना जो प्रोसेस था बिफोर द गेम, मैंने उसको देखा है, वो जिस तरह तरीके से वो अपने प्रोसेस कर रहा था, अभी वो टोटली अगेंस्ट उसके अपनी तैयारी करता है। हाँ, तो इस वजह से उससे वो परफॉर्म नहीं हो रहा। जहाँ तक आपने उसकी कमबैक की बात की या उस पर प्रेशर होगा, मेरे ख्याल से वनडे का तो वो पहले से ही पार्ट था, वो आउट तो नहीं था, ऐसे ही है, जनरल में T20 होते से उसको नजर ड्रॉप आएंगे, किया यही है। तो आई थिंक वही टेक योर टाइम, और उसको उसकी एबिलिटी पे तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी उमर भाई इसी दौरान आपने एक और बात की कि यार बाबर ने अपने ऊपर प्रेशर खुद क्रिएट किया हुआ है, जो उनका प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को नहीं फॉलो कर पा रहे क्योंकि अनड्यू प्रेशर उनके ऊपर स्ट्राइक रेट के हवाले से। ये अभी आपने यही तस्करा ये किया। मैंने नोट किया है। ठीक है, ये आपने नोट किया। तो आपको नहीं लगता था, चूंकि हम उनकी बात ये करें कि वनडे में अच्छा स्कोर करें, T20 में वापसी हो, आपको लगता है कि T20 के अंदर बाबर टॉप ऑफ द ऑर्डर अभी भी एडजस्ट होते हैं? बिल्कुल वनडे की बात क्योंकि करें। आप नहीं, आपने वनडे की बात T20 कर दी, आपने वनडे की बात कर दी, आपने कहा कि वो खुद अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर क्रिएट करें बिकॉज ऑफ द अब प्रोसेस। देखिए बताओ ना। वेस्ट इंडीज में वो खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज की जिस तरह की कंडीशन है सेम लाइक दुबई की तरह है, अगर वहां पे वो परफॉर्म कर रहा है तो बॉल वहाँ अच्छा नहीं आता, वो वाली पिक्चर नहीं है। यहाँ बॉल जो सना कह रही है ना, बॉल फंस के आता है, यहाँ पे मारने जाएगा ना, और जो तू बात कर रहा है ना कि यार उसको अपनी आउट ऑफ द बॉक्स खेलने जाएगा ना, देन प्रॉब्लम होगी। ही नीड्स टू टेक हिज टाइम, यस बस खड़ा रहे, कुछ नहीं कहता यार, नहीं स्ट्राइक रेट का कुछ होता। अगर पाकिस्तान मैच जीता रहा तो देन ही विल बी सेफ द वे ही इज प्लेइंग। द ओनली प्रॉब्लम व्हेन पाकिस्तान लूजेस एंड ही प्लेस स्लो, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगेन गुल्ली पर ये जस्टिफाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो 3 ओपनर तेरे पास, वो कहाँ लेके जाएगा, सरदार कहाँ लेके जाएगा, साइम और फखर कहाँ लेके जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। जी। देयर इज अ प्रॉब्लम, यू नो दिस। और अब बता, लेकिन अब बता। पिछले मुझे बस हार जो रहा है। लास्ट एक 2 सीरीज वो खेल रहा है वो नंबर 3 पे खेला हाँ, ये T20 वनडेज में तो वो Get नंबर 3 ही खेल रहा मेरी है। अब यही बात करनी है। या बात भी यही है। देखिए, मैं बाजिद भाई को भी जरा रोप इन करता हूं इस पे। बाजिद भाई, उनका वनडे में स्ट्राइक रेट के हवाले से कोई मसला नहीं था, नंबर का मसला था। उन्होंने ओपन भी किया और नंबर 3 पे भी खेले। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने ऐसे ही देखा। नहीं, वनडे where तो should he इसका bat now? सबसे प्रेफर्ड फॉर्मेट है। जब से वनडे खेला है ये कभी फेल नहीं हुआ। मतलब ये वो फॉर्मेट है। टेस्ट मैच क्रिकेट इसने बाद में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसमें T20 में भी बाद में इसने परफॉर्म किया। वनडे क्रिकेट में तो पहले दिन से ही ये परफॉर्म करता रहा है। वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो बहुत ज्यादती की थी कि जी नहीं, बाबर को ओपनर बना देते हैं, सारा कुछ। मतलब एक्सपेरिमेंट जो आपने किया था वो हमने स्टैट्स तब भी दिखाए थे बिल्कुल। कि दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर 3 जो है वो पिछले मेरे ख्याल 3-4 साल से, उसको आप उसी का आप नंबर चेंज करके उसको ओपन करा देते हो। वो तो ज्यादती थी, और वो आपको फिर नजर भी आया चैंपियंस ट्रॉफी में कि उसका नंबर चेंज करने से उसकी बैटिंग पे क्या इम्पैक्ट हुआ। लेकिन वनडे क्रिकेट ऐसी है जिस फॉर्मेट में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है जिसके खिलाफ वो सबसे ज्यादा रन करता है। तो अगर उससे पूछा जाए कि आपने किसके खिलाफ कौन सा फॉर्मेट खेलना है, तो वो शायद यही जवाब दे कि जी वनडे क्रिकेट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, क्योंकि सबसे ज्यादा रन भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलता है और सबसे कंफर्टेबल फॉर्मेट उसके लिए वनडे क्रिकेट है। वनडे क्रिकेट में तो बाबर आजम पे कोई डिबेट है ही नहीं। जो डिबेट होती है वो होती है T20 पे और स्ट्राइक रेट पे, जो कि थोड़ा इश्यू जरूर है, क्योंकि जब ये कितनी दफा ये बात हो चुकी है, जब बाबर रिजवान इकट्ठे बैटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, और हमने उनको इकट्ठा ही रखा हुआ है और इकट्ठा ही बाहर कर दिया और इकट्ठा ही वापस टीम में लाते हैं, तो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है। शायद अब इसको एशिया कप में बाबर की अब शायद बात चल रही है, क्योंकि फखर अनफिट हो गया है, तो शायद उधर उन पिचेस पे इवन T20 क्रिकेट में अगर बाबर खेलता है विद साहिबजादा और साइम अयूब, तो वो इशू नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेल रहा है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा कि शुएब भाई और उमर भी बैठे हैं, तो मेरा थोड़ा सा एक कंसर्न है जी। कंसर्न है मेरा फखर से। फखर अभी पिछले 1 साल में ना बहुत ज्यादा इसको इंजरीज हो रही है। अब फिर इंजर्ड हो गया है, तो उससे पहले बीमार हो गया था, पहले टांग का इशू था, अब फिर उसका हैमस्ट्रिंग खिंच गया है। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि या तो इंजरी प्रोन हो गया है या फिर मेडिकल इसको सही तरह वो ठीक नहीं किया जा रहा, क्योंकि बार बार रीअकर हो रही है इंजरी। वो आता है टीम में और थोड़े मैच खेलता है फिर इंजर्ड हो जाता है। तो ये
शुएब भाई ने भी कहा हमारा बहुत बड़ा मैच विनर है, लेकिन अब थोड़ा ये रिपीट हो रहा है तो मुझे तो कंसर्न लग रहा है इसका। ठीक है, अच्छा ये अब ये तो आपने बात कर दी कि आपका फखर जमान के साथ आपका कंसर्न है, लेकिन मैं जरा ओरिजिनली जहां से हमने बात का आगाज किया था उसी के साथ रहना भी चाहता हूँ फिलहाल। शुएब भाई, दो चीजें, दो हिस्से। पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर रिजवान को हम इस साइड में देखते हैं तो रिजवान का भी सिमिलर इशू नंबर का है। उसके बाद मैं जरा कप्तानी के हवाले पे आऊंगा। सो हाउ डू यू थिंक दैट वी शुड नाउ सॉर्ट इट आउट, यार इसका ये नंबर है, इसको इस नंबर पे खेलना चाहिए, दे कैन डू वेल। ओके, अब कप खुद डाल लिए तुम लोगों ने, कप खुद डाल लिए ना, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ जी, क्योंकि अब गलाना किसको है? बिल्कुल, अगर एक मैच ऊपर नीचे हुआ ना तो दोनों पे ब्लेम आ जाएंगे, फिर वही डिबेट शुरू हो जाएगी, फिर उन पे प्रेशर आ जाएगा, फिर ये कहोगे कि नहीं यार अब उदय का नसाइम के साथ जाती है जी अब रिजवानों कहाँ एडजस्ट करें, किधर ठीक है। ओपनर करें एडजस्ट, कहाँ करें? अब बात ये है क्योंकि हसन नवाज नंबर भी- 3 जी और नंबर 5 ये मोस्ट क्रिटिकल नंबर्स हैं T20 के। एक को रना बॉल खेलना है 3 पे, एक 1 बाउंड्री के साथ, रना बॉल एंड बाउंड्री एक को खेलनी बाउंड्री है 5-6, सन ऐसे ही है ना। अब उसको डालते हो 6 पे या 5 पे, रिजवान को 3 पे ये आते हैं भाई साहब, और ओपनर आपके लेट्स सपोज ये दोनों होते हैं, देन खप तो पड़ गई है ब्रो। अब मसला पड़ गया है, अब ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्रिकेट खेलें टू जस्टिफाई द प्लेसेस दैट वी आर राइटफुली नीड्स टू कम बैक टू दिस टीम। आपके प्रेफर्ड Wow. टॉप 6 Why did you drop them in the first place? Why? ठीक है। I'm asking you a question. Why did you drop them? Concerns क्या थे? जी सना। आई थिंक T20 में तो कंसर्न आपका यही था कि दोनों का वे ऑफ प्ले एक जैसा था और उसकी वजह से मोनोटोनस थोड़ा सा एट टाइम्स हो जाता था, और आप ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पर आपको 200 बनाना चाहिए आप 180 बना पाते थे। ऐसा नहीं था कि रन्स नहीं कर रहे थे, एवरेजेस भी थी, स्ट्राइक रेट्स भी थे, बट जो पार स्कोर था उससे आप 20 से 30 रन ऊपर नहीं कर रहे, जो दुनिया कर रही है। जो दुनिया कर रही है। सो उसके ऊपर सिर्फ वो 20-30 रनों के फर्क की वजह से पहले डिबेट होती रही कि दोनों को अलग किया जाए, बीच में एक पावर हिटर लाया जाए, फखर को एक के साथ खिलाया जाए। बहुत देर वो चीज़ रही, नहीं चेंज हुई, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली दोनों को साथ ही लंप करके एक साथ ही ठीक है। रेस्ट करा दिया गया। लेकिन ये स्ट्रेटजी क्या है? मेरा सवाल है, ये स्ट्रेटजी क्या है? आप सही बात करें, क्योंकि अब सैचुरेशन हो गई है वनडे क्रिकेट के अंदर। सलमान अली आगा को आप डेवलप करें, रिजवान वैसे भी कप्तान, उनसे तो खेल रही है। सलमान अली आगा को आप डेवलप करें, उनको भी आप नहीं बिठा सकते। हसन नवाज इतना अच्छा परफॉर्म करिए, उनको भी आप खिलाना चाहेंगे। साइम है, अब्दुल्ला और कोई फॉर्मेट नहीं खेलता, टेस्ट में खेलते हैं बट उनको भी आपने खिला। तो बात शुएब भाई बिल्कुल ठीक करें कि जिस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को ट्राई कर देते हैं और हर बंदा कहीं ना कहीं 150 और 160 और 170 कर देता है, तो हम अनड्यू प्रेशर खुद अपने पे ले आते हैं। उससे बेहतर है कि सोच समझकर लोगों को डेब्यू कराया जाए, थोड़ा सा टाइम देके। जैसे बाज़त भाई भी अक्सर बात करते हैं कि टीम में आना भी मुश्किल होना चाहिए और टीम से निकलना भी मुश्किल होना चाहिए। हमारा उल्टा हिसाब है, हमारा टीम में आना भी मुश्किल है और टीम से गायब होना भी मुश्किल है। कितने लोग गायब हो गए, कितने बॉलर्स आए बीच में जो गायब हो गए, कितने ओपनर्स आए। तो हमें ये देखना है कि हम लोग खुद ही प्लेयर्स को बहुत जल्दी हाइप देते हैं और फिर एकदम से अनसर्टेनिटी साइड लगती है Exactly. यार। मुझे तो ना स्ट्रेटजी में ना कोई पायदारी नजर नहीं आती। होता है ना कि मेरा एक वे आउट है, मेरा एक प्लान है, मेरा पाथवे है, एज अ कोच मैंने ये करना है, वो हर तरफ हाथ मार रहा है इसमें कि इसको रख ले तो इसको रख ले तो इसको नहीं, शायद इस तरह मेरा सेटल हो जाए स्क्वाड। ऐसे नहीं होता। ऐसे करना चाहे तो लिबर्टी है टिल द वर्ल्ड कप, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है बिकॉज यू कम विद अ वेरी क्लियर प्लान। वंस यू आर गिवन दैट मच ऑफ पावर ना, देन यू शुड नो यार आई एम गोना स्टिक टू दिस थिंग, ठीक है। लाइक इंग्लैंड डिड, लाइक इंडिया डिड। अगर जब तुम इतना खुद ही मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए और इतने तुम हाथ पैर जितने मार रहे हो, जैसे बात लुक्स ऑफ इट नाउ, अब जैसे वो कर रहा है तो मैं तो कंफ्यूज हूंगा ना यार। रिजवान बाबर को ड्रॉप क्यों किया? स्ट्राइक रेट के ऊपर, एबिलिटी टू विन मैचेस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब वापस ले आए हो, अब सरदादा को क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे सुबह उसको? जी लेकिन मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं ना कि जिनके अगर आप नंबर चेंज करते हो ना तो उनसे वो परफॉर्मेंसेस नहीं होगी। अब लेट सपोज अगर आप रिजवान को नंबर 4 या 5 पे खिलाते हो, क्योंकि जिस तरह वो शुएब भाई कह रहे कि तो ओपनर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं, सब ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, साइम कर रहा है, फ़खर ऑलरेडी वो नंबर 3 या ओपनर ही खेल रहा है लेकिन वो इंजर्ड हो गया है।
तो इनका एक वे ऑफ प्ले होता है कि उनका अपना एक स्टाइल होता है। आप बाबर को अगर आप नीचे लेके आते हो तो उससे वो परफॉर्मेंसेज नहीं होगी। मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ विराट कोहली की। विराट कोहली के आपने T20 वर्ल्ड कप में देखे, उसको ओपनर खिलाया, उसका जो बैटिंग स्टाइल है वो नंबर 3 खेलता है, वहाँ से वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करता है, वो अपनी टीम के सराउंडिंग में प्लेयर्स को खिलाता है, उससे परफॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ फाइनल में उससे 50 हुआ है। गुल्ली फॉर सेक एन आर्गुमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, फॉर सेक, और कुछ नहीं, तुम्हारी बात को मैं काट नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ गुल्ली, विराट बहुत लेटर पार्ट ऑफ ईयर उसको फॉर्म लाने के लिए ना एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब वो 10 साल बाद ना उसको कोशिश की यार कि इसको ऊपर शायद मार के मैं निकल जाऊँ, नहीं ऐसे नहीं निकल सकते, वो आपकी एजिलिटी नहीं रही बल्ले में। हालांकि तू जानता है, मैं जानता हूँ, विराट कोहली को किसी ने पीछे बॉलिंग ही नहीं की आज तक, कट नहीं मारता वो, तू उधर मैं पकड़ लेते फौरन नहीं, ऐसे ही है ना। लेकिन दूसरी उसकी बात फेलियर है, की दूसरी वजह भी है कि दूसरी- वो पावर प्ले को यूज करने की कोशिश कर रहा था, उसमें नहीं हो सकता ना यार, नहीं हो सकता, उसका फॉर्म लगी नहीं हुई 2 Yes. सालों से, ऊपर से उन्होंने ओपनर बना दिया। दूसरी बात ये है कि T20 फॉर्मेट गुल्ली, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप किसी भी नंबर पे खेलने के लिए आप हमेशा तैयार रहोगे। इफ एज ए कोच, अगर मैं टॉकिंग अबाउट, मैं ऐसे लड़के 7-8 बैट्समैन निकालूंगा, मैं 10 से भी कहूँगा, मैं 11 से, मैं गुल्ली से कहूँ गुल्ली तूने मैच नहीं जिताया गुल्ली बल्ले से, ठीक है, जिताया कि नहीं Once upon a जिताया? time. एक मिनट है, once upon a time, yeah. जिताया ना, स्टोरी तो बनती है। सॉरी बनती है उधर श्रीलंका क्वार्टर से आ फाइनल के लिए गया। हमने क्वालिफाई किया था। जी अच्छा इससे, अच्छा मजे की बात है, मैं भी इससे भी ऊपर गया हूँ, आप तो सबसे बैटिंग ऊपर, में इससे भी ऊपर गया हूँ आप तुमने तो रजाक भाई को नहीं छोड़ा छोड़ा। यार, मैं बैट्समैनों से भी ऊपर जाता था, बट ये होते हैं PR, ठीक है, ये कोई टैलेंट नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि ये तो T20 की बात है, हम जरा ODIs की बात करें। देखिए ऊपर के अगर हम टॉप 3 की बात करते हैं, साहिब ज्यादा हमें नजर आते हैं, साहिब नजर आते हैं, बाबर ही नजर आते हैं। अगर हम उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें सलमान, रिजवान नजर आते हैं। छठा नंबर जो है वो हसन नवाज है। हसन नवाज को इवन तो हमने T20s में ट्राई किया और हमने देखा कि उनको जहाँ पे एंड ओवर्स में एक्सेलरेट करने की जरूरत थी उन्होंने एक्सेलरेट किया। क्या अब अर्ली आते हैं, क्या ग्राफ करना पड़ेगा, ग्राफ कर सकते हैं क्या वनडे में तो उनका, लेकिन अब डिफरेंट रोल होगा मिडिल ऑर्डर में। डू यू थिंक हसन नवाज विल सूट द सिलेक्शन ऑफ बीइंग इन द प्लेइंग 11 एट नंबर 6? हाँ ना, ये सवाल। आप उसके जो ना स्किल्स का भी पता चले, क्योंकि T20 में आपके पास लिमिटेड ओवर होते हैं, या वो जो बात है मिडिल ऑर्डर में, पहले तो उसको एज अ ओपनर स्टार्ट उसका डेब्यू हुआ था, लेकिन लेटर ऑन फिर उसको मिडिल ऑर्डर में लेके आए, तब आपके पास 4 से 5 ओवर होते हैं। अब जब वनडे में वो आता है, उसकी पोटेंशियल तो है, वो स्पिनर को भी हिट कर सकता है, फास्ट बॉलर को भी कर सकता है, लेकिन वो अगर ज़्यादा ओवर आए तो वो उसको किस तरह यूटिलाइज करे, क्या उसका जो स्ट्राइक रोटेशन है वो कर सकता है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी कि अगर यहाँ से वनडे से वो इस तरह की इनिंग्स बिल्ड करता है कि जो पाकिस्तान को मैच जिता देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये अर्ली पाकिस्तान ओवर्स में है तो आपको ग्राफ करना पड़ेगा, लेटर ओवर्स में आपको एक्सेलरेट करना Yes. पड़ेगा। आपको लगता है उनके पास ये एबिलिटी है? बाजिद भाई, मैं चाहता हूँ जरा आप भी कंट्रीब्यूट जरूर करें। हसन नवाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फिट इन हो रहे हैं प्लेइंग 11 में? बिल्कुल हो रहे हैं फिट इन। और थोड़ा सा आप ओडीआई क्रिकेट में ना, ओडीआईज हम बहुत देर बाद खेल रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रही है। ये जो टीम है, ये जो बैटिंग ऑर्डर है, काफ़ी देर से इसी तरह खेल रहा है। बाबर रिजवान की डिबेट तो T20 क्रिकेट में, T20 में जो है वो मसला है। ओडीआई में तो बाबर भी खेलता है, रिजवान भी खेलता है, और बाबर 3 पे खेलेगा, रिजवान 4 या 5 पे खेलेगा, बीच में सलमान अली आगा खेलेगा, और मेरा ख्याल 6 पे ये हसन नवाज खेलेगा। हसन नवाज इस सीजन थोड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला है, और उस वजह से आपको देखा थोड़ा सा मेच्योर भी खेला है। PSL में आपने देखा काफ़ी मेच्योर खेला है, बट जाहिर है ये फॉर्मेट डिफरेंट है, जाहिर है ये टेस्ट ज़रूर होगा, ये उसका प्रेफर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो नंबर 6 पे आपको कई दफ़ा मतलब डिफरेंट इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, और वही मतलब अब इस वक्त बैठ के तो हम नहीं कह सकते कि वो कितना अच्छा खेलेगा या कितना परफॉर्म करेगा, बट उसमें जो कैपेबिलिटी है मतलब बॉलर्स को टेक ऑन करने की, या स्पिनर या फास्ट बॉलर को छक्के मारने की, तो वो आपको नज़र आ रही है। तो शायद अभी नहीं, लेकिन डाउन द लाइन आपके लिए बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हो सकता है। थोड़ा इसको डेवलपमेंट का टाइम ज़रूर मिलेगा। उमर की बात बिल्कुल ठीक है कि वनडे फॉर्मेट डिफरेंट है, उसमें उसका जो स्किल सेट है वो ज़रा डिफरेंट होगा, बट अगर आप उसको एक्सटेंडेड रन नहीं दोगे तो आपको नहीं चलेगा कि वो कितना अच्छा है वाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन जो मतलब थोड़ा बहुत जो वो T20 में खेला है, आपको ये तो पता है कि जब एक्सेलरेशन की ज़रूरत है तो हसन नवाज वो कर सकता है।
ठीक है, जहाँ पे एक्सेलरेशन की जरूरत है तो हसन नवाज वो कर सकता है, और अगर इनिंग्स ड्राफ्ट करनी तो शायद वो भी बाजू का कहना ये कि कर सकते हैं। मैडम सना, ऑलराउंडर्स के हवाले से हमने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। T20s में हमने देखा कि अगर हमारे पास फ़हीम अशरफ है या हुसैन तलत है, स्पेसिफिकली फ़हीम अशरफ की बात करूँ, अगर खेल रहे तो शायद बॉलिंग नहीं कराते, अगर हम साथ कैरी कर रहे हैं तो हम खिला नहीं रहे हैं। वनडे इंटरनेशनल में ऑलराउंडर का क्या राइटफुल कॉम्बिनेशन बनता है, या किसकी जगह बनती है, और प्रेफर्ड ऑलराउंडर कौन होगा? देखिए, जो इस वक्त आपकी वनडे की टीम है, आपको मेरे ख्याल से नवाज तो मुझे नज़र आता है कि खेलते हुए उनको, क्योंकि एक ही आपका अवे जो लेके जा रहा है बॉल, अगर अबरार खेलता है वो अलग बात है, लेकिन नवाज की जगह तो नज़र आती है। जिस तरह की वो फॉर्म उन्होंने कैरी भी की है T20 क्रिकेट के अंदर, मोहम्मद नवाज बहुत अच्छा खेले, आई थिंक वो ज़रूर होगा। और अब फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत में से एक को इनको खिलाना होगा, जो जनरली ये प्रेफर फ़हीम अशरफ को ही करते हैं। दोनों फॉर्मेट्स में हमने देखा, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी फ़हीम अशरफ खेले, फिर फर्स्ट चॉइस इनकी फ़हीम अशरफ होते, जब वो नहीं खेलते तो हुसैन तलत को लाया जाता है। आमिर जमाल की इंजरी काफ़ी महंगी पड़ रही है, आई थिंक उनका फिट होना भी पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में जिस तरीके की वो काबिलियत रखते हैं, वो ज़रूरी है। और फिर ऑब्वियसली सलमान अली आगा ने वनडे क्रिकेट में स्पेशली जब बॉलिंग की है तो बहुत ही इफेक्टिव नज़र आए हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। वनडे क्रिकेट में ज़्यादा बॉलिंग के लिए आपके पास साइम भी, कभी कभी उनको भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो उस तरह से बॉलिंग आपके पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स आपके पास स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है जो एक बहुत क्रूशियल इस स्क्वाड के अंदर अगर मैं ऑलराउंडर कहूँ तो वो मुझे मोहम्मद नवाज लगते हैं इस वक्त। आपको मोहम्मद नवाज लगता है। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, जब वापस आएंगे पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं, कुछ कंडीशंस के हवाले से बात करते हैं। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में जो है ट्रिनिडाड में ये मैचेस खेले जाएंगे, बट ladies and gentlemen, a lot more on the other side. Please make sure that if you're tuning into PTV Sports that you stay tuned, and if you're streaming us on TapNet, keep on streaming. Game on it. Khamatinos, welcome back. It's been a fantastic ride with the star-studded panel over here on Game On है, and I think before heading out towards a short break, जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि यार अब हमारे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगी। मैं जरा उमर भाई को रोपिंग करता हूँ इस सवाल के ऊपर। सो उमर भाई, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग, you know, and that too against West Indies in Trinidad, Brian Lara Cricket Stadium. मेरा ख्याल से सीरीज़ के पहले 2 मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने जीतना है, तो उसके लिए शाहीन, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ठीक है, और स्पिनर सुफियान या और मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर। अच्छा, ठीक है। उसके साथ आपका ऑफ स्पिनर आगा या, और 7वां अगर आप एड ऑन करना चाहते हो वो साइम अयूब। वो ये कह रहा था ब्रेक में 10 ओवर किसी ने पूरे नहीं किए 10 वो नहीं, 10 हम 10 बॉलर पूरे कर रहे हैं। नहीं, हम 10 बॉलर नहीं। अच्छा चलिए, आपका कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये तो जीतने आ गया के लिए हमारे पास। हाँ, पहले 2 मैच जरूरी है। क्या कॉम्बिनेशन तो आपका सर पाकिस्तान राइटफुल कॉम्बिनेशन बड़ा थॉटफुली सेम। सो शाहीन, नसीम, हारिस, सुफियान, जी, नवाज एंड सलमान अली आगा। 10 ओवर करवा लेना ना कुल सारे में प्लीज। हो जाएंगे, हो जाएंगे, कर लेगा। शाइन लुक्स इन अ गुड निक, आरएस लुक्स, इसको अच्छे 10 ओवर मिलेंगे, विल बी ऑलराइट, ठीक है, कर लेगा। और वहाँ पे रिवर्स होना भी चाहिए। और आई थिंक विद दिस कॉम्बिनेशन विद नसीम एंड विद 2 स्पिनर्स अलॉन्ग विद, जैसे गुली कह रहा है, विद द पार्ट टाइमर्स जो आपको चिप इन 3-3 ओवर करके दे दें इन बिटवीन्स द लाइन्स, विच इज वन एम सेइंग इज कि यार 30th में निकाल दो, या रोके भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हारिस से आप 10 ही करवाएं, जरूरी नहीं है। अगर उसकी नहीं रिदम आ रहा, नहीं फॉर्म आ रही, तो इट्स ओके, रिलैक्स, सम थोड़ा टाइम देते हैं यार। फास्ट बॉलर्स इज लाइक अ बेबीज, उनके साथ नहीं छेड़ा-छाड़ी ज़्यादा नहीं करते, ठीक है ना। मेरे साथ भी ना किया। मैं यही कह रहा हूँ, अभी तक हम जितने क्लिप्स देखते हैं, शेब भाई कम से कम एज अ फास्ट बॉलर बेबी नहीं लगे। बट बासित भाई, यू नो, लेट्स स्पीक अबाउट कंडीशंस, और आपके ख्याल में, आपके पर्सपेक्टिव में, व्हाट इज द राइटफुल पेसर कॉम्बिनेशन और बॉलिंग कॉम्बिनेशन फॉर पाकिस्तान इन ट्रिनिडाड ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम? देखिए, 3 तो आपको फास्ट बॉलर चाहिए। कंडीशंस तो अभी तो कभी बारिश होती है, कभी रुकती है, तो बारिश काफ़ी हो रही है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे। बाकी आपके पास जो स्पिन ऑप्शंस काफ़ी हैं, ऑलराउंडर्स नवाज है या सलमान अली आगा है, साइम अयूब है, तो आपको 3 फास्ट बॉलर्स ज़रूरी हैं, क्योंकि पावर प्ले में आपको फास्ट बॉलर से बॉलिंग करानी है। अगर शुरू में स्विंग हो रहा है, तो अगर आपने फर्स्ट चेंज पे भी अगर बॉलर लेके आना है, तो आपके पास एक स्पेशलिस्ट
होना चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बनता है कि आप 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, एक आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर होगा, प्लस जो फिर नवाज है, सलमान अली आगा है और साइम अयूब, ये 3 स्पिनर्स हैं, मतलब पार्ट टाइमर्स। हमने जो T20 में जो देखा कि काफ़ी स्ट्रगल किया वेस्ट इंडीज़ ने ना स्पिनर्स पे, और लगता है ऐसे कि यहाँ पे पिचेस जैसे कि सना ने कहा तो बॉल थोड़ा फंसता है, थोड़ा रुकता है, तो वहाँ पे स्पिनर्स का जो रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे इस सीरीज़ में हमने देखा कि जो मिडिल ओवर्स है वहाँ पे वो स्क्वीज जो कर रहे हैं स्पिनर्स, वहाँ पे पाकिस्तान को बड़ा फायदा है। तो सुफियान मुकीम अगर खेलता है तो उसका बड़ा रोल है, नवाज तो मेरा ख्याल खेलेगा, उसका भी बड़ा रोल है यहाँ पे, क्योंकि वो जो मिडिल ओवर्स हैं जहाँ पे एक इनिंग्स बिल्ड होती है, वहाँ पे स्पिनर्स पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफ़ी उनको अंडर प्रेशर कर सकते हैं। एग्जैक्टली बाजिद भाई, जहाँ पे अब आपने स्पिनर्स की बात की है, मैं जरा उसी हवाले से जो है जरा नसीम शाह की पहले बात कर लो, फिर उसके बाद मैं जरा जाता हूँ मजीद आगे। नसीम का कम बैक, उमर भाई, हाउ डू यू सी नसीम कमिंग बैक इनटू द प्लेइंग 11? डू यू थिंक दैट क्योंकि आप तो अपने नाम लिखवा चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने नसीम को इनकलकेट भी किया, आपने इंक्लूड भी किया, हाउ डू यू सी हिम परफॉर्मिंग इन वनडे इंटरनेशनल्स? देखिए अभी काफ़ी अरसे से वो T20 में भी, इवन PSL में या उसके बाद जो होम सीरीज़ के लिए वहाँ पे भी, इवन T20 में उसकी उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा था। तो लेट्स सी कि उसने उसके बाद कितना वर्कआउट किया, अपने फिटनेस पे कितना काम किया, अपने बॉलिंग पे कितना काम किया, तो ये तो हमें अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी इट्स टू अर्ली। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट नसीम शाह। जहाँ पे अब फास्ट बॉलिंग कंप्लीट किया, मैं जरा बाजिद भाई ने सुफियान के हवाले से थोड़ी सी बात की है। देखिए मैडम सर, सुफियान जो है वो अपनी T20 परफॉर्मेंस की वजह से वनडेज में उन्होंने अपनी अपीयरेंस हो रही है। 4 ओवर जब हम आखिरी मैच की बात करते हैं उसमें 13 डॉट्स पर एक अहम विकेट लेते हैं, पाकिस्तान को जिताने में उनका एक कलीदी किरदार भी रहा है। हाँ, इस फॉर्मेट में पोटेंट हो सकते हैं सुफियान मुकीम फॉर पाकिस्तान? बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्पिनर का कंट्रोल, और सुफियान मुकीम का जो एक्शन है उसके साथ उनका कंट्रोल जिस तरह का है वो बहुत मुझे इम्प्रेसिव लगा। वरना जब आप मतलब लेग स्पिन कर रहे होते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि शॉर्ट बॉल बहुत ज़्यादा वो बॉलर कर रहा होता है या वो मुंह में बॉल कर रहा होता है। इनकी जो चीज़ बहुत अच्छी मुझे नजर आई, इनका कंट्रोल बहुत अच्छा है फ्लाइट पे भी, और सही जगह से फ्लिपर भी कर सकते हैं, बॉल गूगली भी कर सकते हैं, लेग स्पिन भी आ सकती है। तो ये बहुत ही एक रेयर, आपको इस एज में, यंग एज में एक लेग स्पिनर का कंट्रोल, ये आसान बात नहीं होती। तो आई थिंक बहुत अच्छी ओवरऑल बॉलिंग करा रहे हैं, और अगर इनको सही यूज़ किया जाए, कप्तान इनको अच्छा यूज़ करे, क्योंकि ये जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं इनको सबसे ज़्यादा बेहतरीन यूजेज कप्तान का होता है। जब 8 रन 7 रन से ऊपर 9 रन से ऊपर जाए तब टाइम होता है इनको लाने का, या जब नया बैटर आया हो। तो आई थिंक जब आप एज ए कैप्टन इनको सही से यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए विकेट टू विकेट रहते हैं, और जो मैं कंट्रोल की बात कर रही हूँ, आप जो टीजिंग लेंथ है ना, उस पर वो फ्रंट फुट पे जा सकते हैं, ना वो उन पर बैक फुट पे जा सकते हैं। और ये देखने में तो आसान लग रहा है, पर एज ए स्पिनर उसको एग्जीक्यूट करना ये कोई इतनी आसान स्किल नहीं है, स्पेशली एज ए रिस्ट स्पिनर। तो आई थिंक ये बहुत ही इनकी मुझे इम्प्रेसिव लगी अब तक जितना भी इनको देखा है, और होपफुली ये वनडे में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दे सके। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है यहाँ पे जो सबसे अहम सवाल बनता है वो उमर भाई ये भी जरूर बनता है कि अगर हम लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वैसे भी वर्ल्ड क्रिकेट में नजर नहीं आते। सो जो एक कन्वेंशनल एस्पेक्ट, आई थिंक ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दैट विल गिव स्लाइटर एज टू पाकिस्तान। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो इसको कॉन्फिडेंस पे आया होगा, क्योंकि जो लास्ट इसकी जो सीरीज़ थी बड़ा अच्छी, वहाँ पे इसने परफॉर्म किया, और स्पेशली जिसने जो फ्लिपर डेवलप किया अपना, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था कि इसने जो फ्लिपर करता था, मोस्टली लेग स्पिन या रॉन्ग वन कर गूगली करता था। तो आई थिंक इसका बड़ा अहम रोल होगा यहाँ पे, जिस तरह सना ने कहा कि बीच मिडल के ओवर में इसका बहुत ही अहम रोल होगा। एग्जैक्टली और विच इज वाई बाजिद भाई, वन लास्ट टाइम, हाउ डू यू सी पाकिस्तान टुमारो? या मैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको क्या लगता है बेस्ट प्लेइंग 11 हमारी क्या हो सकती है कल के गेम में? कोर्ट तो मुझे बताया नहीं, तो मैं प्लेइंग 11 कैसे बताऊं? यार आपको तो उंगलियों पे याद होगा, आपको तो उंगलियों ब्लैकआउट किया हुआ है और कह रहा है यार आपको उंगलियों पे याद होगा। देखो प्लेइंग 11 कुछ ऐसे होगा, अब्दुल्ला शफीक होगा, साइम अयूब, बाबर, उसके बाद रिजवान, सलमान अली आगा और हसन नवाज, 6 हो गए। हाँ जी, नवाज हो गया 7 पे। ठीक है, फिर राणा साहब को तो नहीं छोड़ रहे आप भाई? किसको? राणा साहब को? फहीम अशरफ? राणा शायद, मुझे लगता है कि राणा शायद खेले। ठीक है।
और फिर शाहीन हो गया, नसीम हो गया और सुफियान हो गया. I think that's a wonderful playing 11 from the looks of it as well. But thank you so much, Basil bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you, and we'll make sure that we keep on bugging you while you're in West Indies as well. And ladies and gentlemen, मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रा देख लें, एक दफ़ा फिर से आपको रिमाइंड भी करा दें कल कितने बजे जो है वो हम इंशाल्लाह अपने स्टार स्टडीड पैनल के साथ शामिल गुफ्तगू होंगे. Certainly, the game is going to take place. The first ODI international, ladies and gentlemen, will be on 8th of August at 11 p.m., which is local time at the Brian Lara Cricket Ground, Trinidad and Tobago. We'll be over here in the studios. हम लोग studios में मौजूद होंगे with our star-studded panel. इंशाल्लाह गालिबन 10 बजे. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Umar bhai. खुदाए पमान पीरा. And thank you so much, Madam Sana, for being with us. हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होने के लिए. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, look after yourselves. You were watching TDV Sports and TapMap. Allah Hafiz.